हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस करेंगे अपना पार्ट 2 टेररिज्म टॉपिक का। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, राइट। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ टेररिज्म कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से टेररिज्म स्प्रेड करता है, क्या मीन्स हैं, रीजंस क्या हैं थ्रेट के, ठीक है ना, कि टेररिज्म इस तरह से फैल रहा है उसके रीजंस क्या क्या हैं। और हमने कुछ कैटेगराइजेशन भी देखा था जहां स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स में हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया था। इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्रेट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म क्या है, कौन कौन से वो थ्रेट्स हैं जो इस्लामिक टेररिज्म या फंडामेंटलिज्म की वजह से हैं, कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जो टेररिज्म के लिए फंडिंग, मतलब उन लोगों को कहाँ से आती है, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं उनके, गवर्नमेंट कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है कि अगर वो चाहती है कि टेररिज्म को रोका जाए तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स कौन से यूज़ करे हैं, क्लियर, काउंटर टेररिज्म के लिए वो कौन से स्टेप्स यूज़ कर रही है। रेडिकलाइजेशन पर अगर अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन आता है तो रेडिकलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, रेडिकलाइजेशन के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपको एक 10 मार्क्स का अगर अकेला क्वेश्चन बनता है तो कुछ मटेरियल, कुछ कंटेंट आपके पास होगा लिखने के लिए विद एग्जांपल्स। देन इम्पैक्ट क्या है टेररिज्म का, सेक्टोरियल एनालिसिस करेंगे हम कि एक्चुअली में टेररिज्म की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आपको पता है कि इकोनॉमी पर एक्सट्रीमली डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है टेररिज्म का, जहाँ टूरिज़्म सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी उस रीजन में, कम्युनिटी में नहीं आती है, उस स्टेट में नहीं आती है जहाँ टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, बट डिटेल में हम एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। की एलिमेंट्स कौन से हैं जो पोटेंशियल काउंटर टेररिस्ट स्ट्रैटेजी के लिए यूज़ हो सकते हैं, और अगेन हम किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट को फर्दर काम करना चाहिए या कर रही है, एग्जैक्टली कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया चैलेंजेस का। ये स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, इसके कंटिन्यूएशन में यहाँ पर हम इसको डिटेल में भी समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि थ्रेट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म या फंडामेंटलिज्म क्या है और क्या रीजंस हैं। तो देखो क्या है कि करंट सिचुएशन में इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। जो भी इस्लामिक टेररिज्म फैला रहे हैं, रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, उनका प्रोपेगेंडा ये है कि हमारा जो धर्म है वो सबसे आगे है, वो ही है जिसे फॉलो करना चाहिए, बाकी रिलीजन उसके आगे स्टैंड नहीं करते। एक तो ये पॉइंट हो गया। तो इसकी वजह से दूसरे धर्मों के लिए उनके मन में क्या आती है, हेट्रेड आती है। सेकेंड पॉइंट उनका ये है कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए उनके मन में ये थॉट आ गया है कि एक्सट्रीमिज्म का सहारा लेना पड़ेगा, वायलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए मुझे दूसरों को अंडरमाइन करना पड़ेगा, उनको मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा। ऐसा करते हुए उनके सबसे पहले जो टारगेट्स हैं वो हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या है, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ओपन है। इकनॉमी इनका जो है, जो कल्चर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ओपन है, ओपन माइंडेडनेस है, ठीक है ना। यहाँ पर कंजर्वेटिव सोच होती है जब इस्लामिक रिलीजन के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। जिस इस्लामिक रिलीजन को ये प्रोपोगेट करते हैं या आइडियोलॉजी जो ये शो करते हैं, वहाँ ये कंजर्वेटिव सोच रखते हैं। तो इस कल्चर के वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, और इसके अगेंस्ट आते हुए वो ये चाहते हैं कि हमारा जो आइडियोलॉजी है वो फैले, हमारा जो यूथ है वो इस कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हो। इसके लिए अब वो एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर आ चुके हैं, और यहाँ पर उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ वायलेंस क्रिएट करना नहीं है। इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि अडॉप्ट हो एक्सट्रीम पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस आइडल्स। यहां पर सिर्फ रिलीजियस की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल पावर भी उनके हाथ में आए और सोशल पावर भी उनके हाथ में आए। ये उनका काम है, ये उनकी सोच है। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में सिर्फ बात नहीं हो रही है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फ्रांस में तो मैंने अभी लास्ट की कुछ वीडियोस में आपको एग्जांपल भी बताया था किस तरह से एक टीचर की जो है एक स्टूडेंट ने क्या किया था, गला काट करके उनको हार्म किया था, क्लियर। इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सरशिप क्या होती है इसमें आपको पता ही है कि फंडिंग होती है, आर्म्स दिए जाते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया और ये पॉइंट्स बार बार आएंगे।
इतनी बार इन पॉइंट्स को रिपीट करने का पर्पज़ ये है कि आपके माइंड में ना एकदम क्लियरली ये चीज़ें बैठ जाएं, ताकि एग्ज़ाम में जब लिखने जाओ तो बिल्कुल सोचना ना पड़े, ये आपके अंदर इम्बाइब हो जाने चाहिए पॉइंट्स। तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म इंडिया में फैलाने के लिए वो बेसिकली किसका सहारा लिया जा रहा है? पाकिस्तान का सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करता है। इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स रहते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी इज़ मोर एंड मोर इम्पैक्टेड इन इंडिया एंड दे आर सफरिंग, विच इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज मैनी मुस्लिम्स दे हैव डन ट्रिमेंडसली फॉर आवर कंट्री, फॉर देयर कंट्री। इंडिया भी उनकी कंट्री है, वो इंडिया के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हम ये डायरेक्ट एलिगेशन किसी रिलीजन पर नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ लोग हैं, दे आर लिमिटेड पीपल, जो इस रिलीजन को यूज़ कर रहे हैं टेररिज्म फैलाने के लिए, एंड दैट इज़ माइनॉरिटी, दैट इज़ वेरी फ्यू पीपल। बट इंडिया को प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से दैट मुस्लिम कम्युनिटी इज़ सप्रेस्ड, विच इज़ नॉट ट्रू। ओके, हाउएवर एक पॉइंट और आता है निकल करके कि टेररिज्म बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री भी बन चुकी है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे मेन से पूछा जा सकता है कि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री कैसे है। तो आपको पता है कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिज्म फैला रहे हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा मैंने आपको बताया था, एंड देन जैश ए मोहम्मद, क्लियर, और डिफरेंट और भी बहुत सारे जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड अल्टीमेटली ISIS, बोको हरम, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस क्या है एट द एंड? यही पर्पस है, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस आइडल्स को अपने प्रमोट करना। अब जब इतने सारे आपस में कंपटीशन में आ जाएंगे तो कल एक अटैक होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसकी, परसों दूसरी जगह अटैक होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते हैं। दैट इज़ हाउ वी से इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री टुडे। सोशल मीडिया थ्रेट में अगर हम डिस्कस करें तो सोशल मीडिया तो अपने आप में, मैंने एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस किया आपसे, किस तरह से साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, या सोशल मीडिया से किस तरह से यूथ को रेडिकलाइज किया जाता है। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो चीपर भी हैं, ईजियर टू एक्सेस भी हैं, फास्टर मेथड है ऑफ कम्युनिकेशन, क्लियर। देन ड्रग की स्मगलिंग में आप देखो क्या है ना कि ये मैप आप बिल्कुल एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड शो करेंगे गोल्डन क्रेसेंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा गोल्डन क्रेसेंट क्या है, और बीच में आ गया आपका इंडिया, और इधर है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट के बीच में आ जाता है इंडिया। अब गोल्डन क्रेसेंट में क्या है कि 3 तरीके की कंट्रीज़ हैं, ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये 3 कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं ओपियम की ग्रोथ के लिए, ट्रेडिंग के लिए। एंड इधर गोल्डन ट्रायंगल में मैंने आपको 3 कंट्रीज़ बताई थी कि कैसे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ये 3 कंट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं गोल्डन ट्रायंगल। एट द एंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ड्रग की ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इनफैक्ट कुछ रीजन्स म्यांमार के भी। तो इंडिया क्या होता है ना, इस ट्रेड रूट के बीच में आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है इंडिया में। तो हम जब ड्रग स्मगलिंग कहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है विद रिस्पेक्ट टू गोल्डन ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एंट्री होती है ड्रग्स की, और इधर पंजाब का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए। ये एक थ्रेट है जो इंडिया में टेररिज्म लेकर के आता है, पर्टिकुलरली इस्लामिक टेररिज्म। और आप दोनों ही तरफ देखो तो ये पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ पर ये पाकिस्तान का एरिया है, और इधर जो बांग्लादेश का रीजन है यहाँ पर, वो बांग्लादेश रीजन भी पहले ईस्ट पाकिस्तान ही था। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ माइनॉरिटी में लोग हैं जो इस चीज़ को अभी इंडिया के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। देन आ जाता है काउंटरफीट करेंसी। ये ब्लैक मनी जो है, ये इस तरीके की ब्लैक मनी एंड इस तरीके की काउंटरफीट करेंसी, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी कंट्री में टेररिज्म की फंडिंग के लिए। तो क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इस एक्टिविटीज़ में इस काउंटरफीट करेंसी को कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, स्मगल कर करके इंडिया में लाया जाता है, और इंडिया की इकनॉमी को हर्ट करने की कोशिश होती है। इस करेंसी से क्या होता है कि आर्म्स खरीदे जाते हैं। इस तरह की करेंसी से जब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इंडिया की इकनॉमी पे तो खतरा आएगा ही आएगा। यहाँ की जो फेथ है इंडिया के वर्क कल्चर के ऊपर, इस सिस्टम पर भी क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है।
तो ऐसा कहा जाता है कि जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारी जो फेक करेंसी थी वो तो ख़त्म ही हो गई, और फेक करेंसी जब ख़त्म हुई तो इसके साथ साथ बहुत से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स जो थे उनको भी नुकसान हो गया, क्योंकि एकदम से ओवरनाइट वो करेंसी क्या हो गई, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। क्लियर। रेडिकलाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से यूथ को बार बार उसके अंदर दिमाग में एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसके ब्रेन वॉश किया जाता है उसको, और इसमें कोशिश होती है कि डैमेज करा जाए सोशियो रिलीजियस फैब्रिक, है ना, और कहीं ना कहीं राइट्स वगैरह हों, दंगे हों, लोग पोलराइज्ड हों। ठीक है, तो अब ये डिटेल में थोड़ा आगे भी बताऊंगा मैं। ये थ्रेट के अंदर आप आराम से ये पॉइंट लिख सकते हो। इंक्रीजिंग नेक्सलिज्म, तो एक थ्रेट ये है कि नेक्सलिज्म जो हमने सेपरेट टॉपिक भी डिस्कस किया है, ये रेड कॉरिडोर हो गया, ये माओइस्ट एक्टिविटी जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, ये भी कहीं ना कहीं प्रमोट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज, ऑल दीज प्रॉब्लम्स। एंड एट द एंड क्या होता है ना कि कुछ लोग अपनी आइडियोलॉजी को मिक्स कर देते हैं दूसरे के साथ कि भाई तू भी दुश्मन मैं भी दुश्मन, दोनों मिल जाते हैं खिलाफ एक कॉमन एनिमी के, और इंडिया उनका हो जाता है कॉमन एनिमी। तो ये तो इशू है ही। एंड हाई नंबर ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स का मतलब ये हो गया कि जो पब्लिक एरियाज़ हैं वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो रहते हैं, और जब उस तरीके के लोग इतने ज़्यादा एक कॉन्सेंट्रेटेड पब्लिक प्लेस में मिलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मिलेंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। तो उन पर अटैक होना भी वल्नरेबल होता है, और जब ऐसा कोई अटैक होगा तो बहुत ही ज़्यादा उसका मैसिव इम्पैक्ट भी होगा। अल्टीमेटली जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो यूथ है, तो उस यूथ को भी हमें क्या करना है, ये क्या कर रहे हैं, रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं उसको प्रोपोगेंडा में फंसा रहे हैं और उसको एक विशियस लूप में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, विशियस लूप में लेकर आ रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसको हमें एड्रेस करना है, क्योंकि यूथ क्या हो रहा है, ये कंट्री के जीडीपी की ग्रोथ में या इकोनॉमी की ग्रोथ में तो यूज़ नहीं हो रहा, इनफैक्ट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट और आ रहा है। और ऐसा बोलते हैं कि 20-30 ईयर्स में हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो प्राइम है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड देन हमारी इकनॉमी, हमारी कंट्री वो उस लेवल पे आ जाएगी जहाँ डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा होंगे, और जो वर्किंग है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। सबवर्जन, इसका मतलब ये हो गया कि अंडरमाइन करना अथॉरिटी ऑफ, या किसी भी तरीके की अथॉरिटी को, यहाँ पर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगा, तो अंडरमाइन करना किसी भी तरीके की अथॉरिटी को, इसे हम बोलते हैं सबवर्जन। और ये इंक्रीज़ करता है ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ जो पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया है या कुछ भी हैं, ये एक फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं यूथ के अंदर कि भाई हम तुमको लिबरेट कर देंगे, जहाँ पे तुम काम करते हो, जो तुम्हारी सोसाइटी है, जो कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, हम तुम्हें उससे लिबरेट कर देंगे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस गवर्नमेंट की अथॉरिटी की बात सुनने की। क्लियर। तो ये सारे क्या हो गए, थ्रेट्स हो गए। अब इस थ्रेट्स में ना इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे बताता हूँ, दिल्ली डिक्लेरेशन का। दिल्ली डिक्लेरेशन 2015 में इंडिया का था। ये दिल्ली डिक्लेरेशन इंडिया का प्लस 10 एशियन कंट्रीज़ का भी था मिलकर के, और मैसेज ये था, पहली बार दिया गया है इस तरीके का मैसेज कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट मूवमेंट के लिए एक कमिटमेंट हो, जहां एक क्लोज कॉपरेशन हो इन सभी कंट्रीज़ के बीच में, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सारे ग्रुप्स मिलकर के टेररिस्ट फाइटर्स या टेररिस्ट के साथ क्या कर सकें, एंगेज हो सकें, उनसे लड़ सकें। तो इस तरीके का एक डिक्लेरेशन जो सभी कंट्रीज़ ने मिलके आपस में लिया, आप इसको कोट कर सकते हैं कहीं अगर आप कोट करना चाहें तो। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फंडिंग सोर्सेज ऑफ द टेररिज्म। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सटॉर्शन एंड टैक्सेशन। एक्सटॉर्शन आपको पता ही है किस तरीके से क्या होता है कि किसी भी तरीके से लोगों को डराना या उनसे डरा करके धमका करके उनसे पैसे लेना, या किसी जगह अपनी कम्युनिटी पर होल्ड कर लेना और उन लोगों से फिर टैक्स जमा करवाना। तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती है, इनकी फंडिंग सोर्स बन जाती है टेररिज्म के लिए। जैसे कि ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स करते हैं ये लोग, वेपन्स की ट्रैफिकिंग करते हैं, और काउंटरफीट करेंसी है। ये सब रीजंस होते हैं कि इनके फंडिंग कहाँ से आती है। ये लोग स्मगलिंग करते हैं।
स्मगलिंग अगेन वेपन्स की होती है, स्मगलिंग ड्रग्स की मैंने भी बताया ही आपको, इनफैक्ट स्मगलिंग एक्सप्लोजिव्स की भी होती है। स्मगलिंग ये लोग करते हैं किसी भी तरीके के इक्विपमेंट्स की, जो भी इनको गैजेट्स वगैरह होते हैं वो कभी लिए जाते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। सैटेलाइट रेडियोज़ हैं, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। और ये एक पोरस बॉर्डर्स अगर हैं तो एक रीजन से दूसरे रीजन पे क्या करते हैं, ये इधर से इधर स्मगलिंग करते हैं और उससे जो पैसा आता है फिर वो टेररिज्म में क्या होता है, फंड होता है। ज़कात किसे कहते हैं, ये ज़कात किसे कहते हैं, ये बेसिकली क्या है कि मीन्स है कलेक्टिंग चैरिटी, मतलब पैसा इकट्ठा हो रहा है कि चैरिटी का उसका पर्पस है। पर्पस ये है कि चैरिटेबल पर्पस में इस चीज़ों को यूज़ करा जाएगा, इस पैसे को। और सेंसिटिव इशू होता है जितनी भी कंट्रीज़ में, रिलीजियस पर्पसेस के लिए इसको फंक्शनिंग में बनाया जाएगा, इस पैसे को यूज़ करा जाएगा। बट अगर मान लो कि वो मनी जिस पर्पस के लिए यूज़ हुआ वहाँ पर वो नहीं पहुँचता है और फिर वो इन तरीके की एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये भी एक सोर्स हो सकता है फंडिंग का। देखो हमेशा की बात नहीं हो रही कि हमेशा ऐसे ही होता है, लेकिन एक सोर्स बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी आती है निकल करके। ठीक है, लूटिंग होगी किसी भी रीजन में, ये लोग होंगे तो वहाँ पर लूट करेंगे, वहाँ पर लोकल बिजनेसमैन जो हैं उनको एक्सटॉर्ट करेंगे, किडनैपिंग करेंगे, रैंसम मांगी जाएगी, जैसे कि इराक में या सीरिया में इस तरीके का प्रोपेगेंडा ISIS ने चलाया है और उन्होंने इस तरह से पैसे बनाए भी हैं। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल का मतलब हो गया, जैसे कोई एक रीजन है, मान लो कोई फॉरेस्ट का एरिया है और उस फॉरेस्ट के एरिया पे क्या कर रहे हैं, कुछ ट्राइबल लोग रह रहे हैं और उनके ऊपर वो क्या कर लेते हैं, उस एरिया को कब्जा कर लेते हैं। ये ट्राइबल लोगों के साथ लोकल लोगों के साथ क्या करते हैं, साठगांठ कर लेते हैं, उनके साथ नेक्सस क्रिएट कर लेते हैं। एंड अल्टीमेटली फिर अब इस पूरे रीजन पर उनका क्या हो गया, उनका कंट्रोल हो गया। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा भी तो वो उनके थ्रू ही होगा, वहाँ पर उनके ही लोग होंगे। तो पैसा गवर्नमेंट का आएगा किसी एक काम के लिए, लेकिन वो यूज़ हो रहा होगा किसी और पर्पस के लिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है ऐसा कुछ होने की। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में पाकिस्तान का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पाकिस्तान किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली क्या कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को फैला रहा है। ISI यहाँ पर जो इनकी एजेंसी है वो यहाँ पे ड्रग मनी को सप्लाई कराती है, डोनेशंस चैरिटीज़ से कुछ पैसा कहीं लेती है, उसको फंड करती है, या फिर कहीं ना कहीं गल्फ़ कंट्रीज से कुछ पैसा आता है वो टेररिज्म के लिए जाता है। एंड दैट क्रिएट्स अ बिग पूल ऑफ नेक्सेस अमंग ऑल दीज पीपल, ताकि क्या हो सके कि इंडिया में किसी भी तरीके की इंसर्जेंसी, इनफिल्ट्रेशन, इन एक्टिविटीज़ को बूस्ट दे सकें या प्रमोट कर सकें। ड्रग ट्रैफिकिंग मैंने आई थिंक पूरे डिटेल में आपको समझा ही दिया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक्चुअली में क्या है कि इसका एक फैक्ट अगर देखें तो इंडिया भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट लीगल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ में से एक आता है ओपीएम की। मतलब इंडिया के अगर प्रोडक्शन की बात करें तो यस, इंडिया भी प्रोडक्शन में वन ऑफ द मेजर जो कंट्रीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल, उसमें इंडिया का भी नाम आता है। बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। बट हम ये नहीं कह सकते कि इलिसिट ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं होता, बिल्कुल होता है। और गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, किस तरीके से बीच में ट्रेडिंग रूट में इंडिया पड़ जाता है और इंडिया उससे हैविली कहीं ना कहीं इम्पेक्टेड है। इनको हवाला के थ्रू भी पैसे मिलते हैं। अब हवाला क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्या है कि एक आदमी ये है ब्रोकर है और एक आदमी ये है ब्रोकर नंबर B। अब यहाँ से क्या है कि इसने इसको पैसे भेजे, इनका ट्रांजैक्शन जो चल रहा है नॉर्मल। अब ये तो कोई क्रिमिनल है नहीं, लेकिन इनके बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हो गया। बट एक्चुअली में ये क्या करते हैं, ये इस तरीके के दो लोग जो हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो लोग क्या करेंगे, इसको पैसा देंगे और इसको पासवर्ड बताएंगे कोई, लेट अस सपोज XYZ। एंड देन यहाँ पर जो पैसा पहुँचेगा वो यहाँ से पैसा ले लेगा और पासवर्ड बताएगा। तो और बीच में ये लोग क्या करेंगे, A एंड B कमीशन ले लेंगे। तो इनका हो सकता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हो, डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन ये लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो हवाला का तरीका यही हो गया कि भाई पैसा तो गया एक लेजिटिमेट तरीके से, लेकिन वो रिसीव मतलब देने वाला और रिसीव करने वाला वो इलेजिटिमेट है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किस तरीके से हवाला का जो काम होता है उसमें बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं वो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन पैसा एक से दूसरी जगह पहुँच जाता है। आपने यहाँ 20 लाख रुपए दिए थे तो यहाँ पर हो सकता है आपको 18 लाख रुपए वापस मिल गए। ठीक है, ये तो फिल्मों में भी दिखाते हैं, आपको ये बात पता ही होगी।
और काउंटरफीटिंग द इंडियन करेंसी, ये मैंने आपको रीज़न बता ही दिया कि भाई जब काउंटरफीट करेंगे करेंसी का तो फिर उनको करेंसी जो है ज़्यादा मिल जाएगी, फेक करेंसी, उसकी वजह से वो कंट्री की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं और जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो भी प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है काउंटरफीटिंग द करेंसी, जिसकी वजह से उनको फंडिंग सोर्स जो होता है उनका बढ़ जाता है। 20 लाख के असली नोट होना और फिर 40 लाख के नकली नोट होना फेक, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको तो फेक करेंसी पुश कर करके बहुत सारी चीज़ें वो खरीद पा रहे हैं ना, क्लियर। तो इस तरीके के बस क्या है कि उनको एफिशिएंसी का ध्यान रखना है कि जो करेंसी उनकी जो फेक बन रही है वो इतनी ज़्यादा मतलब रियल दिखे कि उनको इश्यूज़ ना हो, तो यहाँ पे उनका पैसा डबल हो जाता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी हैं, बट अल्टीमेटली क्या है, उनका एक्सटॉर्शन का जो तरीका है ना वही सबसे ज़्यादा उनको फंडिंग देता है। ये ट्रेडिंग रूट्स देखो फेक करेंसी के कि किस तरीके से पाकिस्तान से पहले पैसा श्रीलंका आता है या बांग्लादेश जाता है या थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, ओमान, इन रीजन्स में पहले पाकिस्तान से पैसा जा रहा है और फिर वो अलग अलग रास्तों से इंडिया के अंदर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस जगहों पे इंडिया में पैसा आ रहा है दूसरी दूसरी कंट्री से, पाकिस्तान से डायरेक्टली नहीं आ रहा। एक बार को डायरेक्टली बंद कर भी दो आप, लेकिन जो दूसरे चैनल्स हैं वो हमेशा ओपन रहेंगे और ये स्मगलिंग रूट्स बन जाते हैं। तो ये सिंपल एक न्यूज़पेपर की कटिंग है इस तरीके की। बाकी आपको तो बस ये पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इनको लिख सको, इसलिए ये मल्टीपल टाइम्स आपको बार बार बोले जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि ये पॉइंट्स क्या करने हैं, आपको माइंड में हमेशा रखने हैं। ये टॉपिक सुनते के साथ ही ये सारे पॉइंट्स दिमाग में एकदम आ जाने चाहिए। कल एस्से भी लिखना हो तो भी आप कम से कम जितना 10-11 पेज का जो एस्से लिखना होता है उसके लिए भी आपके पास हमेशा कंटेंट हो, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट इन काउंटरिंग द टेरर फाइनेंसिंग। जो भी ये टेरर फाइनेंसिंग हो रही है इसके काउंटर करने में गवर्नमेंट इतना चैलेंजेस क्यों फेस करती है, ओके। अब इंडिया क्या है ना कि एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर क्या है कि कितने सारे क्या हैं, रिलीजन्स हैं, हमें ये बात पता ही है। अब जब इतने सारे रिलीजन्स होंगे तो आप एक तरीके से ये वर्ड आप एग्जाम में भी यूज़ करना, मतलब बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल, इंडिया इज मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस कंट्री। ये आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में आराम से ये 3 पॉइंट लिखो। और जब ऐसा है तो इंडिया में क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, तो उसमें माइनॉरिटीज़ इम्पैक्ट हो जाते हैं। और जब भी माइनॉरिटीज़ इम्पैक्ट होते हैं तो किसी भी तरीके का एक्शन इंडिया की गवर्नमेंट या एजेंसीज ले नहीं पाती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन कर देता है। एक तो ये एक पॉसिबिलिटी, दूसरा एक डर भी लेके आता है माइनॉरिटीज़ के अंदर, क्योंकि कंट्री जो है उनका नहीं है, ऐसी फीलिंग लेके आता है उनके अंदर। जबकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, क्लियर, एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल उसको ये पावर भी है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं उसके, कि उसके जो भी राइट्स हैं वो ब्रीच ना हो, और गवर्नमेंट को भी इसका ध्यान रखना है। तो इंडिया में क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो किसी भी तरीके का एक डायरेक्ट एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी तरीके की एजेंसी के लिए या गवर्नमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कहीं ना कहीं। दूसरा है बिटर नेबर्स। अब आप अपने नेबर्स के साथ ही जब बनाकर नहीं चलोगे, उनके साथ आपकी लड़ाई रहेगी हमेशा, तो प्रॉब्लम्स तो होनी है। इधर चाइना है या इधर पाकिस्तान है, ये तो दो एक मेजर ऐसे पॉइंट्स अब निकल के आ गए हैं कि इंडिया बीच में कहीं ना कहीं दब गया है। तो हमें ये पता है कि भाई पाकिस्तान किस तरह से इंडिया में प्रमोट कर रहा है इंसर्जेंसी इन्फिल्ट्रेशन, ये हमने पीछे देख ही लिया है। देन रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन जो है, क्या हो रहा है कि टेररिज्म का जो टेरर की जो फंडिंग है, टेररिज्म की जो फंडिंग है या फाइनेंस है, ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहा है, बहुत इवॉल्व कर रहा है फास्टर रेट पे। मतलब नए नए तरीके निकल के आ गए हैं जहाँ पर फंडिंग के जो तरीके हैं वो बदल भी गए हैं, उसके साथ साथ उनमें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी आ गया है। अब आप सोचो, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी से। अब कंट्री कहाँ तक सोचे, मतलब हमारी जो एजेंसीज हैं वो किस हद तक सोचे। अब क्रिप्टो करेंसी के लेवल पर क्या होने लगा है कि टेरर फंडिंग होने लगी है। बिटकॉइन, इस तरीके की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर उसमें टेरर फाइनेंसिंग होगी तो जब तक इंडिया इसके लिए रूल्स बनाएगी, जब तक इंडिया इसके लिए रेगुलेशंस लेकर आएगी, तब तक तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी होंगी, बहुत ज़्यादा टेरर फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो अपने आप में क्या हो जाता है, ये एक चैलेंज हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि इस तरीके की टेरर फाइनेंसिंग को कैसे वो रोके, क्लियर।
देन इंडिया की ना एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक सिचुएशन भी है। कहीं ना कहीं इंडिया यूएस या यूरोप की तरह नहीं है जहाँ पर उनको इश्यूज़ क्या हैं, एक्सटर्नली हैं। इंडिया के आधे से ज़्यादा इश्यूज़ तो इंटरनली हैं। बचा कुचा जो है पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सरशिप जो कर रहा है, वो जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म फैला रहा है वो है। तो इंडिया की थोड़ा सा यूनिक सिचुएशन है जहाँ पे एक क्रॉस है बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी बोथ। तो जब इनका एक क्रॉस निकल के आता है तो इंडिया एक यूनिक सिचुएशन में आ जाता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। अनस्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इंडिया में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स कैसी गवर्नमेंट बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट का काम ही ये है कि अपनी गवर्नमेंट को बचाना और जो हो रहा है वो होने देना। कोई भी एक प्रॉपर स्टेप नहीं लिया जाता जनरली कोलिशन गवर्नमेंट में, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट मेजर नहीं लिया जाता। और जब ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा स्कोप किसका बढ़ जाता है, करप्शन का, जिसकी वजह से बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं एक हायर पोजीशन पे भी, वो भी पपेट बनकर रह जाते हैं। ठीक है, जस्ट टू सिक्योर देयर पोजीशन इन द पॉलिटिक्स दे कैन नॉट टेक हार्श स्टेप्स एट टाइम्स। क्लियर। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ये भी अपने आप में एक हिंड्रेंस बन रहा है। अब ये भी अपने आप में एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि हमें पता है कि एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, और फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिस जो आइटम्स होते हैं जिस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो जो स्टेट लिस्ट है उसमें आता है आपका जो पुलिस आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। अब इंडिविजुअल स्टेट रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों को ध्यान देने के लिए। अब जब गवर्नमेंट सेंटर की तरफ से कोई पुश आता है तो इट क्रिएट्स अ टसल बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि अगर ऑटोनॉमी हो सेंटर के पास चीज़ों को करने की तो फिर वो कम से कम एक हार्श स्टेप ले पाएगी। लेकिन क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर सारी पावर सेंटर के पास आ गई, सारी पुलिस सेंटर के पास आ गई, तो फिर तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं कर पाएंगी। उनको हमेशा कभी ना कभी क्या होगा, कुछ भी जो चीज़ सेंटर को अच्छी नहीं लगेगी वो स्टेट के अगेंस्ट हो जाएगी। ये एक डिवीजन ऑफ जो पावर है ये अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक फेडरल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं जो हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं। अब एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि भाई सेंटर एंड स्टेट दे शुड वर्क इन बेस्ट कोऑर्डिनेटेड मैनर टू कैरी आउट सच ऑपरेशंस विच शुड एटलीस्ट नॉट हार्म द कंट्री एंड कंट्री की सिक्योरिटी पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, ये आइडल सिचुएशन है, कॉमन सेंस। मनी लॉन्ड्रिंग का तो हम एग्जैक्टली एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्या उसका तरीका होता है। और मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड से आप समझ ही गए होंगे कि पैसे को धोया जा रहा है, लॉन्ड्री कर रहे हैं उसकी। तो वो ब्लैक मनी क्या करा जा रहा है, एक तरीके से वाइट कर करके वापस से इकोनॉमी में लेकर आया जा रहा है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो तरीका है ना, ये एक ऐसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ बैंक या कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कुछ पैसों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने को तैयार हैं, लोगों की मदद करने को तैयार हैं, लोगों के टैक्स बचाने को तैयार हैं। अब गवर्नमेंट के पास अगर प्रॉपर टैक्स नहीं पहुंचेगा तो वो आगे अपनी सर्विसेज कैसे रखेगी। अगर आज इतने सारे जो हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनकी पोजीशंस खाली हैं, वहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें फिल ही नहीं कर पाती कभी कभी, क्योंकि उसके पास पीछे से पैसे पूरे नहीं आते। मैं मनी लॉन्ड्रिंग को इससे भी रिलेट कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स, कंपनीज मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि वो टैक्स का एक हैवी अमाउंट क्या कर सके, बचा सकें। कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। क्राइम और पॉलिटिकल नेक्सस, ये जो एक प्रॉब्लम है ना कि भाई जो भी डीप लिंकेज है, टेरर फाइनेंसिंग, जो भी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है वहाँ पर उसका लिंकेज क्राइम के साथ होना, पॉलिटिक्स के साथ होना। मतलब ऐसे समझ लो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, इस सब से जो पैसा आ रहा है वो पैसा किस में जा रहा है, टेरर फंडिंग में जा रहा है। लेकिन उस ऐसा काम, इलीगल काम करने के लिए जो नेक्सस रिक्वायर्ड है इस क्राइम को करने के लिए, वो कौन दे रहा है? पॉलिटिकल एजेंट्स या पॉलिटिशियंस इसको देते हैं। सब नहीं करते, लेकिन अगर 2% भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं तो ये 2% के रिस्पेक्ट में जो टेरर फंड फाइनेंसिंग हो रही है, जो फंडिंग हो रही है इन बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ये कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर देती है। अल्टीमेटली करप्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ सम मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ सम अमाउंट ऑफ इमीडिएट प्लेजर,
करप्शन होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक एग्जांपल मैंने पीछे बताया था कि भाई पोरस बॉर्डर अगर है तो पोरस बॉर्डर पर इलीगली इमिग्रेंट्स को लाना, इन्फिल्ट्रेशन करना जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ पैसों के लिए, ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देता है। कुछ लोगों की नकली जो है क्या करी जा रही है, नकली पहचान बनाई जा रही है कंट्री के अंदर, और फिर वो बाद में जाकर क्या करते हैं, टेररिस्ट एक्ट्स क्रिएट कर देते हैं या हैवॉक क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टेकन टू चेक द टेरर फंडिंग। इंडिया गवर्नमेंट ने या इंडिया में किस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं इस टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 का एक्ट है जिसको 2019 में क्या किया, अमेंडमेंट की गई थी इसमें। ये मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी डिटेलिंग थोड़ी बहुत आपको बताई है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का जो एक्ट है ये बनाया ही इसलिए गया है या इसकी अमेंडमेंट्स ही इसलिए करी गई ताकि हम स्ट्रिक्ट हो सकें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, टेररिज्म को रोकने के लिए, या फिर इंडिविजुअल को भी हम क्या कर सकें, टेररिस्ट घोषित कर सकें और उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकें। अब टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल बनाई गई है, इस तरीके की एक TFFC नाम की एक नई सेल बनाई गई है और ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई है अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंडर, NIA के अंदर। ठीक है, और इसका काम ही है कि ये टेरर फंडिंग को रोके, फेक करेंसी केसेस को रोके। क्लियर। रिन्यूड फोकस ऑन करेंसी काउंटरफीट, तो ये एट द एंड क्या है कि हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस तो जाग गई है इस तरीके की कि ये करेंसी जो काउंटरफीट हो रही है, अगर इसको कहीं ना कहीं हमने कंट्रोल कर लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो यहाँ पे करेंसी काउंटरफीट की जो रिन्यूड फोकस है, इसमें क्या होता है, एडवाइजरीज, इस तरीके की एडवाइजरीज दी जाती हैं स्टेट को टाइम टू टाइम। जैसे 2018 में बोलते हैं कि एडवाइजरीज स्टेट्स को मिली कि आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। 2019 में भी आया कि भाई काउंटरफीट करना है करेंसी को, जो करेंसी काउंटरफीट हो रहा है उसको रोकना है। तो ये जो भी एडवाइजरीज हैं ये फॉलो होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, टाइम टू टाइम मिलती है। तो गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती है। वो जितने भी हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं या जो भी एजेंसीज़ के जो मेंबर्स हैं, जो वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से कॉम्बैट करना है टेरर फंडिंग या टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए। क्लियर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या होगा कि जैसे जैसे हम जो भी नई प्रॉब्लम्स को देखते हैं, नए नए इश्यूज़ को देखते हैं, टेक्नोलॉजी लेवल पर देखते हैं कि टेरर फंडिंग हो रही है, तो उस तरह से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना है, ट्रेन करना है, ताकि हम जो नए नए तरीके वो निकाल के ला रहे हैं टेरर फंडिंग के लिए उसको हम रोक सकें। देन FICN, इसका मतलब क्या है, फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क। ये जो फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क है इसके लिए कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया गया। तो FCORD ये एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। यहाँ पे देखो ये फोटोग्राफ लगाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और इसका काम है जितनी भी इंटेलिजेंस आ रही है इस टॉपिक को लेकर के, करेंसी काउंटरफीट को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ क्या हो, शेयर हो। अगर सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं, जो इंटेलिजेंस है कंट्री की, वो अगर इस इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को शेयरिंग में चलती है, तो शेयरिंग में करेगी तो हमें क्या होगा, सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं सेंटर का और स्टेट का जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज़ पैरामाउंट किसी भी तरीके के इन एक्टिविटीज़ पे एक्शन लेने के लिए या इंटेलिजेंस को शेयर करने के लिए। मतलब आंध्र प्रदेश की पुलिस है और उस पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज़ हैं जिसके साथ वो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पीसेज में रहेगी इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी होती रहेगी तो कम से कम वो पीसेज जुड़ पाएंगे। क्लियर। सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल बॉर्डर, इस तरीके के टॉपिक हमने पहले भी देखा है कि जो हमारा पोरस बॉर्डर है, या तो हम उस पर क्या करें कि पेट्रोलिंग बढ़ा दें, इंटेंसिव पेट्रोलिंग करें, या हम बॉर्डर के भी क्या करें, फेंसिंग करें भाई, है ना। फेंसिंग जब हम करते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोक्वेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें किसी तरीके से, जो है वहाँ पर कोई अगर इन्फिल्ट्रेशन करे तो इलेक्ट्रिसिटी हो उन वायर्स के अंदर,
या फिर हम क्या करें कि सर्विलेंस को बढ़ाएं, हमारा जो सर्विलेंस है उसको बढ़ाया जाए, मैन पावर को इंक्रीज़ करा जाए, या टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाए, हाईटेक कैमराज यूज़ करे जाएँ, थर्मल इमेजिंग का यूज़ हो, थर्मल इमेजिंग, सैटेलाइट्स का यूज़ हो, किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसको रोका जा सके। ये सब तरीके हैं जो गवर्नमेंट अब कर भी रही है, और अब विगरसली हमें और भी तेज़ी से क्या करना है, रिगरसली इसको फॉलो भी करना है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू काउंटर द टेररिज्म। अब कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इससे कंक्लूजन बनाते हैं अपना, या कुछ इस तरीके के पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि भाई कोई भी ना एक साइज, वन साइज कैन नॉट फिट ऑल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो टेररिज्म भी क्या हो रहा है, रीजन बाय रीजन डिफरेंट फॉर्म्स लेता है। मतलब मिलिटेंसी की जो फॉर्म है JNK में, वहीं इंसर्जेंसी की जो इशू है नॉर्थ ईस्ट में, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इशू है आपका माओइज्म का ये रेड कॉरिडोर में, जो रेड कॉरिडोर आपको दिखाया हुआ है इंडिया के मैप में, जो सेंट्रल इंडिया से नीचे तक आता है। अब पॉइंट ये है कि इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं इनको ना स्पेसिफिकली डील करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें एक मेरीन सिक्योरिटी वाला पॉइंट भी आता है। मेरीन सिक्योरिटी हम अलग से भी डील करेंगे टॉपिक को, कि मेरीन लेवल पर इंटरनल सिक्योरिटी का क्या थ्रेट्स हैं। इसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, रादर देन कि बस आपने एक यूनिट बना दी और वो सब जगह भाग रही है। इट इज़ नॉट राइट। मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब ये स्ट्रैटेजी सोशल लेवल पर भी होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल लेवल पर भी होनी चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क भी होना चाहिए जिसका क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर हो, और इकोनॉमिक लेवल पर भी इस रूट कॉज को हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि पिलर नंबर 1 देखो तो जिस तरह से टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है उन कंडीशंस को हम एड्रेस करें, कि भाई अगर लोग वल्नरेबल रहेंगे, अगर लोगों के पास खाना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो प्रोन हो जाएंगे ना इस टेररिज्म को अपनाने के लिए। वी हैव टू एड्रेस दैट इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, देन प्रिवेंट करें हम टेररिज्म को, और स्टेट्स भी अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करें। मतलब अगर जो स्टेट्स पुलिस हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने आप को क्या करें, टेक्नोलॉजी वाइज करें या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से करें, किसी तरीके से अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करें। ये पिलर हो सकता है एक। और अल्टीमेटली हमें इस बात का भी ध्यान रखना है भाई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, किसी इनोसेंट को हमें किसी तरीके से फंसाना नहीं है, नहीं तो वो एक और सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर एक के साथ गलत हो गया तो 4 पीछे इसका बदला लेने के लिए और इन ग्रुप्स के क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। ओवरग्राउंड वर्कर्स तो हमने ऑलरेडी टॉपिक देखा ही है। पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को समझने की ज़रूरत है। हम सिर्फ टेररिज्म से लड़ रहे हैं, एक पॉइंट नहीं। टेररिज्म में आप देख रहे हो ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी है, टेररिज्म में आप देख रहे हो बायोलॉजिकल वेपन्स भी आ गए, टेररिज्म में लोन वुल्फ अटैक्स भी आ गए। तो लोन वुल्फ अटैक्स में आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा कि क्या होते हैं। एक इंडिविजुअल आता है और वो इंडिविजुअल इतना पोलराइज्ड हो जाता है कि वो एक टेररिस्ट एक्ट कर देता है। अब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक टेररिस्ट एक्ट को क्या कर रहा है, अंजाम दे रहा है। तो यहाँ इसको भी तो देखना है ना, ये भी तो टेररिज्म है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी इज़ एट स्टेक, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, तो हमें ओवरऑल इस पर फोकस करना है। सिर्फ टेररिज्म पर फोकस करें नैरोली, ये भी गलत है। फाइंडिंग द अंडरलाइन कॉज, मेन प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी के मेन इश्यूज क्या हैं जिसकी वजह से टेररिज्म फैल रहा है, लोग या यूथ पोलराइज हो रहा है, उसके कारण क्या है, कहाँ कमी है, इस चीज़ को देखना है। हम बस पेड़ के ना इस पार्ट को देखते हैं और हम कहते हैं ये टेररिज्म है, लेकिन इसके फैलने के जो बेसिक रूट्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो वल्नरेबल सोसाइटी का पार्ट है, जो वल्नरेबल है, जो डिप्राइव्ड है या डिसएडवांटेज सोसाइटी के सेक्शंस हैं, ये किसी भी तरीके से फॉल ना कर जाएं टेररिस्ट प्रोपेगेंडा के अंदर और फिर पोलराइज ना हो जाए। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो मैंने बताया ही है, किस तरह से हमें सोसाइटी को क्या करना है, अपलिफ्ट करना है। सोसाइटी अगर अपलिफ्ट होगी तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका तो गुड गवर्नेंस ही है। अगर गवर्नेंस अपने अंदर एक एफिशिएंसी लेकर आए, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, ओपननेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी ओवरलैपिंग को गुड गवर्नेंस।
ऐसा जब करेंगे तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, क्लीन एनवायरनमेंट होगा, हेल्थ एंड वेलनेस बेटर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स रहेंगी, कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा, ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगा, ग्रोथ होगी। अल्टीमेटली जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट रहेगी, यूथ सेटिस्फाइड रहेगा, तो ये, और इनफैक्ट पॉलिटिकल कंसेंसस भी, नेक्स्ट पॉइंट अभी आएगा, पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए ये सब करने के लिए, कि भाई कोई नेताजी हमारे भड़काऊ भाषण ना दें। मतलब इसका भी ध्यान रखना है कि भाई यूथ को क्या कर रहे हैं, रिलीजन के नाम पर या इकोनॉमिक कंडीशन के नाम पर प्रमोट ना करें कि भाई वो और टेररिज्म की तरफ जाएं। ऑब्वियसली वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। लेकिन जब ये सब चीज़ें रहेंगी तो अल्टीमेटली हम रूट कॉजेज़ को क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उस पर एक्ट कर पाएंगे और अल्टीमेटली टेररिज्म को कम कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। अगर वो जो भी ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, सिटीजन्स के, उसके लिए वो सेंसिटिव है और अपनी जो सर्विस डिलीवरी करते हुए वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखता है, रूल ऑफ लॉ का ध्यान रखता है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये यूथ को या किसी भी तरीके से किसी भी प्रोपेगेंडा को फ्यूल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? क्योंकि अगर हम सही हैं तो फिर सामने वाला कैसे हमारे को गलत बता पाएगा, क्या झूठ बोलेगा। झूठ बोलेगा भी तो कुछ टाइम तक चलेगा, बट देन अल्टीमेटली तो ट्रुथ सामने आना ही है। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब हो गया कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको साथ आना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट है सबसे पहले तो स्टेक होल्डर। दूसरी स्टेक होल्डर कौन सी है? पॉलिटिकल पार्टीज़। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब भी स्टेक होल्डर हैं यहाँ पर। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अलग चलेगी तो हो गया फिर। देन थर्ड हो गया आपकी जितनी भी सिक्योरिटी की एजेंसीज है, इनको कंसेंसस में रहना पड़ेगा, इनका भी रोल है। मीडिया का सबसे बड़ा रोल है यहाँ। मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो न्यूज़ दिखानी है, पहली बात तो फेक नहीं हो, कोई भी मैसेजेस आ रहे हैं वो फेक नहीं होने चाहिए, कोई भी किसी तरीके का वायरल वीडियो एक कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रेस पैदा ना करे, कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनल प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। एंड अल्टीमेटली क्या है? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी आपको पता है, ये आपका एक सेपरेट टॉपिक भी है पेपर 2 में। सिविल सोसाइटी ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों की हेल्प करती है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, NGOs हैं, इनको भी एक रोल प्ले करना है कि ध्यान रखें कि एक भी इंडिविजुअल कंट्री में या रीजन में या कम्युनिटी में डिससेटिस्फाइड ना हो, उसको हेल्प करी जा सके सही पॉइंट ऑफ टाइम पर, ताकि वो गलत रास्ता चूज़ नहीं करे। क्लियर? पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस की तो बात मैंने करी ही है कि अगर पॉलिटिकल विल ही नहीं होगा, अगर लैक है कि सिंक ही नहीं कर पा रहे पॉलिटिकल लेवल पर सेंटर एंड स्टेट एक इशू हो गया, दूसरा एक टसल क्रिएटेड है यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स के बीच में, देन इसका फ़ायदा उठाने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी को फैलाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक कंसोलिडेटेड प्लान होना चाहिए हमारे पास, एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो सेंटर लेवल पर भी होना चाहिए एंड विद इन दैट स्टेट्स का भी अपना एक प्लान होना चाहिए और यूटीज़ का भी एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। इनकी जो डिमार्केशन है रोल्स की, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम एक सिचुएशन को एक्ट करने में सफल रहें। कोई एक्ट पहली बात तो हो ही ना पाए, किसी भी तरीके का कोई एक अटैक या कुछ हो ही नहीं पाए, इंटेलिजेंस आ जाती है यहाँ पर, हम उसे रोक सकें सबसे पहली बात तो। लेकिन अगर कल कोई अटैक होता भी है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए क्या प्लान है, वो रेडी होना चाहिए हमारे पास। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो, चाहे वहाँ पर उस एरिया की एनालिसिस हो कि पास्ट में किस तरीके का ट्रेंड है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, स्ट्रैटेजिक प्लान हो, कंसल्टेशन हो, यहाँ पर एक एक्शन हो हमारे पास, इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमें उसी चीज़ को, और फिर हमारी परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड हमारे पास हो, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेटेड प्लान है। एंड अल्टीमेटली जब भी कोई प्लान होता है तो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी ये फिक्स होती है, और अकाउंटेबिलिटी जब फिक्स हो जाती है सो दैट मीन्स दैट so and so body is responsible to take care of all these things and that brings efficiency in the system. ग्रोथ इन इकोनॉमी तो मैंने बताया है ऑलरेडी, कंट्री में अगर ग्रोथ होगी तो, और वो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्लूसिव होनी चाहिए वो ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीडीपी फिगर्स बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन जेंडर गैप या रिच एंड जो पुअर हैं
उनके गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखने हैं इकोनॉमी की ग्रोथ करते करते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जो कि इंक्लूसिव हो, ताकि जो पॉवर्टी की विशियस साइकिल में कोई इंडिविजुअल है वो उससे बाहर निकल सके। क्लियर। गुड गवर्नेंस के पॉइंट्स तो मैंने बताए हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट है, उसमें कंसेंसस हो, कंसेंसस ओरिएंटेशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचे। ये सब पॉइंट्स ना अपने आप एथिक्स के जीएस पेपर 4 में अच्छे से लिख कर आते हो बार बार अपने क्वेश्चंस में। ये फ्लो चार्ट तो मतलब याद ही कर लो। ये सारे पॉइंट्स ना आपको हमेशा टिप्स पे होने चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड आता है, प्लीज़ इसको यूज़ करें। ये जीएस पेपर 2 में भी काम करेगा, आपके पेपर 4 पेपर 2 दोनों में गुड गवर्नेंस के ये पॉइंट्स तो काम करेंगे ही करेंगे। क्लियर। अल्टीमेटली एम क्या है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना है? कम करना है। और पॉवर्टी को भी क्या करना है? कम करना है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, पॉवर्टी रेट को कम करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। ये सब रूट कॉजेज भी हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं। तो घूम फिर के बात वही आ रही है, लेकिन मैं इतनी बार इस चीज़ को इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये क्लैरिटी के साथ पॉइंट्स बैठ जाएँ, क्योंकि एक पॉइंट लिखने के बाद ना दूसरा याद नहीं आता। प्रॉब्लम ये होती है एग्जाम में। क्लियर। कोऑर्डिनेटेड एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। चलो सेंटर के लेवल पर आपने टेररिस्ट स्क्वाड बना दिया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो सही है। लेकिन स्टेट लेवल पर भी ना अब ये टॉपिक इतना बड़ा हो गया कि लोकल पुलिस के अंदर भी एक सेपरेट टेररिज्म के लिए एक यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स को एक साथ डील करना बहुत मुश्किल है। अब क्या है कि एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड यूनिट चाहिए हमें, ताकि वो टेररिज्म पे एक्ट कर सके। ये कोई केस नहीं बन गया है कि एक केस नंबर 1, केस नंबर 2। किसी भी अटैक को रोकने के लिए उसके पीछे की जो मेहनत है और जो मैन पावर रिक्वायर्ड है वो बहुत ही वैल्यू रखती है। अगर वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड एजेंसीज नहीं हैं तो अगेन हम क्या करेंगे, बार बार फेल होते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकलाइजेशन। अब रेडिकलाइजेशन क्या है कि आपको एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रेडिकलाइजेशन होता क्या है। तो ये एक सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो इंक्रीमेंटली एक्सपीरियंस होता है कमिटेड टू एक्सट्रीम पॉलिटिकल या रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से, और ये क्रिएट करता है लोगों के मन में फियर, टेरर और वायलेंस को। ये मानता है कि बिल्कुल जस्टिफाइड है अगर हमें अपने आइडियाज़ को, आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, पॉलिटिकल और सोशल चेंज सोसाइटी में लाना है। समझ में आया? तो यहाँ पर ना जो वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बोल्ड करके दिखाए हैं, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका भी ध्यान रखना। तो एक टेरर क्रिएट हो, यहाँ लोगों के मन में डर आए और एक्सट्रीम लेवल पर वायलेंस को जस्टिफाइड कहलाना, ये रेडिकलाइजेशन है। इसके डायमेंशंस हैं। अगर कभी पूछा जाए डायमेंशंस क्या है, या आपसे पूछा जाए रेडिकलाइजेशन पर कुछ अगर आपको लिखने को आता है, तो आप उसमें ज़रूर डायमेंशंस बता सकते हैं कि एक्सट्रीम व्यूज़ है। जो मेरी आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सुप्रीम है, दूसरे जो रिलीजन है या जो दूसरे आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल ही, मैं उसके लिए क्या हूँ, इनटॉलरेंस है मेरे अंदर। देन जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड हैं जो करंट सिनेरियो चल रहा है, और वो अब अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं वायलेंस के थ्रू। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, वर्किंग। ये रेडिकलाइजर्स जितने भी होते हैं ये वर्क कैसे करते हैं? ये पॉइंट आउट करते हैं सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, पॉलिटिकल क्राइसिस को, इकोनॉमिक इनजस्टिस को। जब ये इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो ये अपने प्रोपेगेंडा को और भी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ये अपने अंदर इस चीज़ की वजह से इतने परेशान होते हैं कि ये निकल करके आते हैं और वायलेंस का पाथ चूज़ कर लेते हैं। ये कहते हैं पॉलिटिकल इनजस्टिस है, हमारी आवाज़ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं सुनी जाती। कल्चरल इनजस्टिस है, हमारे को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमें माइनॉरिटी समझा जाता है, हमारे लिए किसी भी तरीके से कोई रिकॉग्निशन का मैकेनिज्म नहीं है। देन सोशल इकोनॉमिक इनजस्टिस, जब कहते हैं इनइक्वालिटी सोसाइटी में इतनी है कि भाई मुझे क्या किया हुआ है, मुझे सप्रेस किया हुआ है। और जब ऐसा होगा तो फॉल आउट करेंगे। फॉल आउट करने का मतलब ही ये है कि वो सोसाइटी में एक ऐसा स्टेप लेकर आएंगे जिसकी वजह से वायलेंस
फ्यूल हो, जिसकी वजह से कम्युनल टेंशन्स क्रिएट हो, और जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इनको क्या करती है, फाइनली रिक्रूट भी कर लेती है इस आइडियोलॉजी की वजह से, इस रेडिकल होने की वजह से। तो ये इनका हो गया फॉल आउट। तो ऑब्वियसली फिर रीजन में क्या आएगा, एक डिस्ट्रेस आएगा, एक अनरेस्ट क्रिएट होगा। न्यू रिक्रूटमेंट ग्राउंड्स, न्यू रिक्रूटमेंट ग्राउंड एक अपने आप में क्या है कि एक डायमेंशन है रेडिकलाइजेशन का, जहाँ पर हमने ये ऑलरेडी पीछे डिस्कस करा है कि ISIS या ISI ये जो एजेंसीज़ हैं, ये एजेंसीज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से या ओवरग्राउंड वर्कर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करते हैं यूथ की, और यूथ को डराते हैं बेसिकली कि आपको क्या करना है, आपको इतना ज़्यादा इनजस्टिस मिला है कि आपको अब एक ही रास्ता बचा है, वो है रिलीजन का, अपने लोगों के लिए कुछ करने का। तो तुम सेक्रीफाइस कर जाओ ताकि तुम अपनी कौम के लिए या अपने रिलीजन के लिए क्या कर जाओ, सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर जाओ, जिसकी वजह से गॉड विल बी वेरी मच गॉड विल बी वेरी हैप्पी बाय योर एक्शंस, और तुम्हारे एक्शंस बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो ये न्यू रिक्रूटमेंट ग्राउंड्स ये जो क्रिएट करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये अल्टीमेटली इंडिया की सोवेरेनिटी, इंडिया की सिक्योरिटी और इंडिया की इंटीग्रिटी तीनों के लिए हार्मफुल है। क्लियर। प्रॉब्लम ऑफ डिटेक्शन, अब क्या है कि ये कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो है नहीं रेडिकलाइज होना, कोई एक इंडिविजुअल भी रेडिकलाइज हो सकता है, और वो एक इंडिविजुअल अटैक भी प्लान कर सकता है, लोन वुल्फ अटैक। तो ये लोग क्या होते हैं कि इतना छुप करके रहते हैं कि हम इनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली ये कहाँ से किस तरह से अटैक करेंगे वो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि एनोनिमिटी बहुत है, एनोनिमिटी बहुत ज़्यादा है। क्लियर। देन इन्फ्लुएंसिंग मासेस, ये क्या करते हैं, इस तरीके से जो रेडिकलाइजर्स होते हैं ये मासेस को इस तरीके की ऑफेंसिव वीडियोस वगैरह सर्कुलेट करते हैं, वायरल करते हैं उन वीडियोस को, या एक कोई फेक होती है न्यूज़ उसको वायरल कर देते हैं, और ये प्रमोट करते हैं क्लैशेस को। जैसे कि आसाम में 2012 में कुछ क्लैशेस हुए एथनिक लेवल पर, या इन्होंने क्या काम किया कि कोई एक वीडियो थी उसको मॉर्फ कर दिया, और मॉर्फ करने के बाद उस वीडियो से कम्युनल टेंशन्स क्रिएट हो गए थे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, है ना। तो मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, कम्युनल राइट्स हुए थे पहले बीच में। तो इस तरीके के मास और पब्लिक जो है ना, पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है बाय द रेडिकलाइजर्स। देन ये पोटेंट टूल भी है रेडिकलाइजेशन का। ये एक पोटेंट टूल कैसे है, जैसे कि इंडियन जिहादीज़ हैं, इंडियन जिहादीज़ की क्या करी गई कि एक वीडियो बनाई गई, और वीडियो बना करके क्या किया गया, उसको प्रमोट किया गया, और एक प्रोपोगेंडा चलाया गया कि देखो ये इंडियन जिहादीज़ इतना अच्छा काम कर रहे हैं सीरिया में, ISIS ने करा था ये, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि इंडियंस जो हैं, बाकी जो लोग हैं जो इस चीज़ से जो इस चीज़ को सही मानते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी आओ और आप लोग क्या करो, ISIS ज्वाइन कर लो। तो ये इस तरीके का प्रोपोगेंडा क्रिएट करना। देन मेहंदी विश्वास केस, इसमें क्या था कि ये एक इंडिविजुअल थे, और ये इंडिविजुअल 2014 में ये अरेस्ट हुए, है ना। ये अरेस्ट हुए बेंगलोर से, और ये एक एग्जीक्यूटिव थे, मतलब ये किसी अच्छी कंपनी में काम करते थे, एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन इनका पॉइंट ये था कि ये रेडिकलाइजेशन प्रमोट करते थे, और ये रेडिकलाइजेशन इस तरह से प्रमोट करते थे कि ट्विटर वगैरह या जो भी दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वहाँ से क्या काम करते थे, ये अपना जो है मिसयूज़ करते थे सोशल मीडिया को, और लोगों को क्या करते थे, प्रमोट करते थे कि भाई आओ, और इस तरीके का प्रोपेगेंडा कि ISIS जो है वो एजेंडा है, उसमें लोग आएँ और ज्वाइन करें, इन लोगों को इंसाइट करना। तो ये इसका एक सीरियस चार्जेस इनके ऊपर लगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का देखो, ये UAPA वाला एक्ट भी इनके ऊपर लगा। अगर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान करता है तो ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट हो जाता है कंट्री के लिए। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि भाई आजकल के जो मिलिटेंट्स हैं वो टेक सेवी हैं, दे आर एजुकेटेड यूथ, दे आर ट्रेंड इन टेक्नोलॉजी, और जब ये नई ब्रीड जो निकल के आ रही है, जो इतनी एजुकेटेड भी है, कहीं ना कहीं अप्लाइड माइंड है जिसका, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और JNK में इस तरीके के टेक सेवीज मिलिटेंट्स ये बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ रेडिकलाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी बिग कॉज एंड वरी फॉर द कंट्री।
रेनफोर्सिंग पाथवेज, इसका मतलब हो गया कि भाई जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस तरीके के एक्सट्रीम बिलीव्स जो होते हैं, प्लस इनमें जो इमोशंस हैं या जो बिहेवियर है, ये इतना एक्सट्रीम लेवल पर है कि ये मल्टीपल रेनफोर्सिंग पाथवेज को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। और इनके ये माइंड से ये एक, जिसे हम बोलेंगे कि एक जो इतना ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट है, वो एक टेरर की फॉर्म में, वॉयलेंस की फॉर्म में सोसाइटी के सामने आता है। तो ये एक वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म का ये रूप ले लेता है एंड अल्टीमेटली लॉस ऑफ लाइव्स इज़ इनएविटेबल। ये होगा ही होगा फिर, अगर वॉयलेंस होगा, यूथ इस तरह से रेडिकलाइज्ड हो जाएगा। और फिर देखो, जिनको एडवांटेज लेना है सिचुएशन का, वो एडवांटेज लेंगे ही। जैसे कि पाकिस्तान है या जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, ये इन चीज़ों का एडवांटेज लेंगे, सिचुएशन का एडवांटेज लेंगे। वो इंस्टिगेट करेंगे रिसेंटमेंट को कि भाई देखो तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, तुम्हारे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है और गवर्नेंस कितनी ज़्यादा ख़राब है, मिस गवर्नेंस है। इन चीज़ों का ये क्या करेंगे कि ये हवाला करेंगे, इन चीज़ों का दुहाई देंगे और अल्टीमेटली आपको क्या करेंगे, रेडिकलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड हो तो आप वायलेंस पाथ को चूज़ करके उसे जस्टिफाइड भी मान लोगे। दिस विल हैपन विद यू। क्लियर? देन अगर हमें डी रेडिकलाइजेशन करना है और काउंटर करना है रेडिकलाइजेशन को, तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो सबसे पहला तो है कि भाई रेडिकलाइजेशन अगर हो रहा है तो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए जाएं। डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम कैसे चलाए जा सकते हैं? बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, ऑफलाइन कैसे हो सकते हैं कि हम क्या करें, हम 3 तरीके से अप्रोच करें। सबसे पहला तरीका तो ये है कि भाई हम प्रिवेंटिव अरेस्ट करें। जिस पर शक है, जिसको हमें लगता है कि वो टेरर कॉज कर सकता है, वायलेंस कॉज कर सकता है, उसका प्रिवेंटिव अरेस्ट हो। कंसीडरिंग द फंडामेंटल राइट शुड नॉट ब्रीच, वी शुड हैव प्रूफ फॉर दैट पर्पस। क्लियर? सेकेंड लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं। गिव इंसेंटिव टू यूथ कि आप वायलेंस का पाथ छोड़ो, उसके लिए आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए, आपको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, आपको जॉब मिलेगी। अगर इस तरीके के एक वादे किए जाएँ, प्रोमिसेस करे जाएँ और उनको उस पाथ से हटाया जाए, तो ये एक दूसरा स्टेप हो सकता है। और तीसरा, माइक्रो लेवल पर इंडिविजुअल्स को समझाना, उन्हें अवेयर करना कि व्हाट पाथ दे हैव चूजन एंड दिस इज नॉट राइट। यहाँ पर सिविल सोसाइटी का रोल आता है, एनजीओज वगैरह का रोल आता है कि वो कैसे इंडिविजुअल्स को एट द एंड मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कर पाएगी डायरेक्टली। यहाँ पर एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज़ का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हो सकता है। फ्राइडे सरमन्स जो होते हैं, जो मुस्लिम्स के जो कम्युनिटीज़ लेवल पर जो मॉस्क में फ्राइडे सरमन्स होते हैं, वहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। जैसे बेंगलुरु में जामा मस्जिद में इमाम जो थे, उन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया कि लोगों को समझाया जाए कि आईएसआईएस की जो आइडियोलॉजी है वो कैसे गलत है और वो पाथ कैसे कैसे रॉन्ग है, और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान देना है। अपनी फैमिली के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या एज अ ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पर फोकस करा जाए रादर देन कि हम रेडिकलाइज हो जाए। तो ये डी रेडिकलाइज के अंदर ही एक पॉइंट आएगा। क्लियर? जस्ट बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की यहाँ पर नहीं है, यहाँ बात सभी रिलीजन्स की है, ऑल द रिलीजन्स। इनफैक्ट हिंदूज़ हों, क्रिश्चियंस हों, सभी रिलीजन्स में सरमन्स होते हैं। अगर वहाँ पर इस तरीके के मैसेज को प्रमोट किया जाए, ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाए, गॉड की जो विशेज़ हैं या जो सोसाइटी के लिए जो ह्यूमन का रोल है, वो क्यों आया है इस दुनिया में, उसका पर्पस क्या है, उस चीज़ को हाईलाइट करा जाए, देन ये डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम आई थिंक हर रिलीजन में कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। क्लियर? देन काउंटर सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी क्या होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी पॉलिसी है या होनी चाहिए
कि वो इस चीज़ को काउंटर करें अपने सिस्टम में, इस तरीके के अडॉप्ट करें पॉलिसीज़ को कि वो सिस्टम इन चीज़ों का अपने आप ही ध्यान रखे। इसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो आपको कैसे साइंस एंड टेक का टॉपिक यहाँ लिंक हो जाता है। क्लियर? सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन को क्या करना है, हमें काउंटर करना है। देन प्रोपोगेंडा को ही काउंटर करना है। प्रोपोगेंडा को काउंटर करने के लिए एक तो पीयर टू पीयर जो प्रोपोगेंडा है वो बंद होना चाहिए। फेक न्यूज़ पर सबसे ज़्यादा पहले हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल लेकर आना है, क्योंकि अगर कोई एक फेक न्यूज़ बाहर निकलती है और वो कुछ इस तरीके के मैसेज दे देती है कि कोई रेडिकलाइज हो रहा है, तो विच इज़ रॉन्ग, वी शुड नॉट लेट दिस हैपन। सोशल मीडिया का रोल मैंने इनडायरेक्टली बता ही दिया है, सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट है, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है, दैट्स इट। देन मल्टी एजेंसी मतलब सिर्फ एक एजेंसी इंडिविजुअल लेवल पर काम करे तो पॉसिबल नहीं है। देयर शुड बी मल्टीपल एजेंसीज जिनके पास पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको क्लब कर करके उन्हें इस तरह से सोसाइटी में वर्क करना है कि वो कंप्लीटली हॉलिस्टिकली इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें। अगेन पॉइंट सेम है, सारे स्टेक होल्डर्स को क्या करना है, एक साथ होना है और डी रेडिकलाइजेशन में भी क्या करना है, प्रमोशन करना है। देखो अब क्वेश्चन रेडिकलाइजेशन पर आ जाए तो आपके पास 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। अगर क्वेश्चन टेररिज्म के थ्रेट्स पर आ जाए तो पॉइंट्स हैं, स्टेप्स काउंटर करने लगे तो भी पॉइंट्स हैं। अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, आपके पास हर तरीके के पॉइंट्स अब अवेलेबल है। सो यू नीड नॉट टू गो बियॉन्ड दिस। ये बहुत ज़्यादा है, 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन में 7-8 मिनट 10 मिनट मिलते हैं, इससे ज़्यादा हम लिख भी नहीं सकते। अगर इन बेसिक बड़े बड़े बोल्ड पॉइंट्स को आप लिख करके अंडरलाइन कर करके उसके आगे 2-1 एग्जाम्पल लिखाते हो, दिस इज मोर देन एनफ इन द एग्जामिनेशन रूम। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, अगर ऑनलाइन टेरर को रोकना है तो आप 3-4 पॉइंट तो एकदम सीधे सीधे लिख सकते हो कि भाई इंटेलिजेंस हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। फैमिली में भी कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, टीनेजर्स क्या कर रहे हैं, फैमिली का भी एक वॉच होना चाहिए। देन टेक्नोलॉजी के यूज़ को भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये समझाया जाए कि भाई टेक्नोलॉजी को यूज़ भी कैसे करते हैं, और अगर रेडिकलाइजेशन जैसे मैसेज आ रहे हैं तो उसको डिलीट भी करना है, और डिलीट करने के बाद उस पर क्या करना है, उसको रिपोर्ट भी करना है। कोई फेक न्यूज़ लगती है तो आप उसको रिपोर्ट कैसे करोगे। देन काउंसलिंग होनी चाहिए, अगर इस तरीके के वाइब्स आते हैं किसी से कि वो रेडिकलाइज हो रहा है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। पुलिस फोर्सेस हमारी ट्रेंड होनी चाहिए कि किस तरीके से पुलिस फोर्स हमारी ट्रेंड है इन सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स ब्रीच नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। अगर हमें कोई मिलता भी है इंडिविजुअल जो इस तरीके के चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम उसे अरेस्ट भी कर रहे हैं तो उसके फंडामेंटल राइट ना ब्रीच हो, और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि फंडामेंटल राइट टू स्पीक एनीथिंग, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, इसका भी हवाला लेकर के कोई मिसयूज़ ना करें इन फंडामेंटल राइट्स को। दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो बेस्ट हैं, इंटरनेशनल जो भी कॉपरेशन हमें मिल सकता है उसका हमें ध्यान रखना है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए, और हमारा सर्विलेंस मैकेनिज्म एक्सट्रीमली गुड होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखो ये पॉइंट जैसे मैंने फ्लो में बोलता चला गया ना, क्या है कि ये आपको भी इस तरह से एग्जाम में फ्लो में आने चाहिए माइंड में। क्लियर? इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। अब टेररिज्म का इम्पैक्ट क्या है, तो वो बेसिक इम्पैक्ट है जो मैंने आपको बताया था, भाई टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे पहले इम्पैक्टेड होगी। अब जम्मू एंड कश्मीर है, इतना सुंदर एरिया है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, इनफैक्ट इंडिया की, बाहर की तो छोड़ो, वो डरती है कहीं ना कहीं कि भाई जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हैं, कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, तो लोग अवॉइड करते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट अवॉइड करते हैं। क्लियर? तो जब भी किसी जगह इतना ज़्यादा मिलिटेंसी होगी, इतना ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी, तो वहाँ का टूरिज़्म सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। और टूरिज़्म इंडस्ट्री ये बहुत बड़ा इकनॉमी का सोर्स होता है। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स तो सिंपल टूरिज़्म पर ही चल रही है हमारी कंट्री में, तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला फैक्टर है। FDI रिड्यूस हो जाएगी, भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी ही नहीं कंट्री में। हमारी कंट्री में ऐसा क्यों होगा, जब भी किसी रीजन में टेररिज्म होगा तो वहाँ कंपनी अपना प्लांट ही क्यों लगाएगी, वो बोलेगी भाई कल यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा कोई ना कोई, मेरा जो इतना पैसा लगा है वो सब डूब जाएगा। अब आप सोचो, जो कोई भी नाम ले लो, जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा टेररिज्म आपको लगता है होता होगा, आप कोई भी सीरिया ले लो, इराक ले लो, या आपको लगता है कि सोमालिया ले लो, कोई भी ऐसा कंट्री, अफगानिस्तान,
जहाँ आपको लगता है टेररिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ डेवलपमेंट देख लो, डेवलपमेंट बहुत कम मिलेगा, ये पुअर मिलेंगे आपको कंट्रीज़। इसका रीज़न ही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि FDI आ नहीं रही, कंपनीज खुल नहीं रही, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही, सिस्टम चल नहीं रहा है प्रॉपरली। अल्टीमेटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही, कहीं ना कहीं कि प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप GDP को बोलते क्या हो, गुड्स एंड सर्विसेज ही तो हैं जो ओवरऑल ईयर में आप प्रोड्यूस कर रहे हो। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो गुड्स एंड सर्विसेज तो फिर होंगे ही नहीं, जब आपका GDP भी कम होगा। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, कितना ज़्यादा इम्पैक्टेड है ये कंट्री, 2019 का ये डाटा है, एक्सट्रीमली इम्पैक्टेड। और अब तालिबान का जो इशू है, ये इशू ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा वर्स कर दिया है। क्लियर। पेंडेमिक एंड टेररिज्म के टाइम पर भी हमने ये चीज़ देखा कि इसमें अगर एग्जांपल दूँ तो मैं सुकमा रीजन है जहाँ पर अप्रैल 21 में अटैक होता है, और इस तरीके का अटैक होता है कि टेररिस्ट अटैक की हमारे 22 पुलिसमैन उसमें क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि हम पेंडेमिक में भी कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं थे, और इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने वाले इस तरीके के जो इवेंट होते हैं इनका ध्यान रखते हैं, इनका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, लोग हमेशा एक डर में रहेंगे, लोग एक लाइफ फियर में जिएंगे, एनजाइटी में जिएंगे। तो यहाँ 2 वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, एनजाइटी एंड फियर। और जब भी इस तरह की सिचुएशन में लोग रहेंगे तो वो अपने पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर पाएंगे। जब वो अपने पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर पाएंगे तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, इकोनॉमी पे आएगा, साफ सी बात है। इसका दूसरा इम्पैक्ट तो ये है कि जो यूथ जिसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था कंट्री की ग्रोथ में, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में, बल्कि उल्टा ये तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जहां इकोनॉमी को डैमेज कॉज करेगा। डैमेज होगा लाइफ का, डैमेज होगा प्रॉपर्टी का, और ये दोनों ही कंडीशंस क्या हैं, इकोनॉमिकली कंट्री को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रही हैं। इसी को मैं डॉट को कनेक्ट करूं तो ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन आएगी। अगर कोई एक गुड इंजीनियर है, अगर कोई एक गुड डॉक्टर है, आर्टिस्ट है, तो उसका काम क्या है, वो सिंपल है, वो बोलेगा मैं इस कंट्री में रह ही नहीं सकता, मैं तो जा रहा हूँ अब्रॉड। और वो क्या काम करेगा, किसी भी ऐसी कंट्री में चला जाएगा जहाँ पर ये टेररिज्म के इश्यूज़ नहीं हो। तो वहाँ पर हमारी कंट्री लूज़ कर देती है इस तरीके के एडवांटेजियस कंडीशंस को, जहाँ हमारी कंट्री में इतने अच्छे अच्छे सर्विसेज या लोग, प्रोफिशिएंट लोग, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हो सकते थे, बट देन बिकॉज ऑफ टेररिज्म दे जस्ट सीक ब्रेन ड्रेन। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं इंडेक्स बता दूं आपको तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स या रिपोर्ट 2020 की क्या कहती है। तो अब आपका काम है ये देखना कि ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है, यू शुड लुक फॉर दैट। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि इंडिया टॉप 10 नंबर पे आता है अगर हम टेररिज्म की बात करें, और इंडिया का जो स्कोर है वो भी बहुत हाई है। इनफैक्ट वन ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्टेड नेशंस में से इंडिया का नाम आता है। क्लियर। और साउथ एशिया क्या है कि ऐसे में मोस्ट इम्पैक्टेड रीजन भी है 2019 के अकॉर्डिंगली, टेररिज्म के अकॉर्डिंगली और डेथ्स के अकॉर्डिंगली। देन की एलिमेंट्स ऑफ अ पोटेंशियल काउंटर टेररिस्ट स्ट्रैटेजी। तो पॉइंट्स वही हैं कि जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे कि UAPA एक स्पेसिफिक लॉ है इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, ऐसे ही स्पेसिफिक लॉज की रिक्वायरमेंट है। जनरल लॉज वर्क नहीं करेंगे, और इनफैक्ट जो लॉज हैं भी उसका हमें एनफोर्समेंट चाहिए। प्लस ये जो केसेस हैं ये फास्ट ट्रैक होने चाहिए, ताकि ये उन लोगों के अंदर एक डर भी पैदा करे जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम छूट जाएंगे या केस चलता रहेगा, हम बच जाएंगे। तो हमारे लीगल सिस्टम को कहीं ना कहीं उसके एनफोर्समेंट पे भी फोकस करना है और फास्ट ट्रैक भी करना है इस प्रोसेस को। जो लोग इसमें कल्प्रिट निकलते हैं उनको हमें फिर सजा भी दिलानी है। कैपेसिटी बिल्डिंग आपको क्या करना है, आपको एक सपोर्ट लेकर आना है, डेवलपमेंट करना है, कंट्री में स्किल बनानी है, नॉलेज गेन करनी है, और वहाँ पर अवेयरनेस बढ़ानी है। तो आप ओवरऑल वही सेम पॉइंट, स्टेक होल्डर सभी को इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अल्टीमेटली आगे बढ़ने के लिए। पॉलिटिकल कंसेंसस यही है कि स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर एक कंसेंसस होनी चाहिए कि भाई हमें मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक विल होनी चाहिए। देन लेजिस्लेचर में लॉज भी
प्रॉपर बनाए जाएं, इसका एक विलिंगनेस रिक्वायर्ड है। गुड गवर्नेंस पॉइंट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू। अगर गुड गवर्नेंस होगी तो एक डिज़ायर्ड स्टेट क्रिएट होगी जहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम मिनिमाइज्ड हो सकेंगी। इस रूट कॉज को हम मतलब कहीं ना कहीं हटा देंगे कम्प्लीटली। तो ऑनेस्ट सेल्फ रिव्यू हो, गवर्नेंस के प्लान्स हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, गाइडलाइंस हो, डिज़ायर्ड आउटकम की एक इच्छा भी हो, ये सब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनडायरेक्टली इन सभी पॉइंट से लिंक करता है। जब ग्रोथ होगी और ह्यूमन अगर अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ भी देखता है सोसाइटी में, तो ये इस तरीके का रास्ता टेररिज्म का वो नहीं अपनाएगा। रिस्पेक्ट होनी चाहिए रूल ऑफ लॉ के लिए, ट्रांसपेरेंसी, प्रोसेस एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर कुछ गलती होती है तो अगेन जो गलत नहीं है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, सज़ा उसी को होनी चाहिए जिसने कुछ गलत किया है। ये रूल ऑफ लॉ सब पे अप्लाई होना चाहिए। और काउंटरिंग करना है हमें सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को, जो ये सोचते हैं कि अथॉरिटी को हम गिरा सकते हैं या अथॉरिटी की बात हम नहीं मानेंगे और उसको हम बिल्कुल एक दरकिनार करके रखते हैं हमेशा के लिए। ऐसा भी हमें ध्यान रखना है कि उस तरीके की एक्टिविटीज़ को हमें काउंटर करना है। क्लियर? अब वही है, लास्ट में हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेप इंटरनेशनल लेवल पर क्या लिया और लेजिस्लेचर लेवल पे क्या किए। मैं इसको सम अप कर देता हूँ एक बार में। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी का जो आपका एक्ट था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। एक लाइन में अगर आप जानना चाहें तो एम या ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का देख सकते हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाना है। टाडा या पोटा तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये अब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एट यूनाइटेड नेशंस। ये कॉम्प्रिहेंसिव इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म इंडिया ने सेट किया था कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन होनी चाहिए जहां इंडिया और बाकी कंट्रीज़ मिलकर के टेररिज्म पर किस तरह से एक्ट करें। US से भी इंडिया ने क्या किया है कि कॉपरेशन लिया है। 2011 में US इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग शुरू होता है और ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग था जो होमलैंड सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए था, दोनों कंट्रीज़ के लिए। क्लियर? देन नेक्स्ट है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज़ ऑन टेरर फाइट। तो मुंबई सिटी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। ठीक है, UN लेवल पर ये जो नेटवर्क है सिटीज़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और एक्सट्रीमिज़म को कॉम्बैट करने का, उसमें मुंबई सिटी पार्टिसिपेंट है। और काउंटर करना टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, ये फाइनेंसिंग जो है इसको काउंटर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि FATF क्या करती है। तो इसमें आपको ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, ये पता होना चाहिए। रिसेंटली में क्या है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात का ध्यान रखती है कि टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही हो, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही हो, और ऐसी एक्टिविटीज़ अगर कोई कंट्री कर रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो स्टेप्स ले, मीजर्स ले। तो पाकिस्तान को वही टाइम दिया जाता है बार बार कि आप इसके लिए स्टेप्स लो, बट वो क्या है कि वो कभी कभी फेल कर जाते हैं। तो ये भी बात उठती है कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो इट इज़ अ प्रोसेस गोइंग ऑन, न्यूज़ में बहुत रहता है। हम इसको आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर में क्या करेंगे, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको जानना है कुछ ऐसे टेररिस्ट अटैक्स जो हुए हैं, तो मैंने उरी का अटैक या पठानकोट का अटैक ऑलरेडी आपको बताया है 2016 का। हमारा जो ताज पर जो 26/11 हुआ था अटैक ताज पर मुंबई में, ये भी एक टेररिस्ट अटैक है। और इस तरीके के अटैक्स आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में अपने एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं ये 2 कोट्स के साथ। एक है कोट जो मलाला की है कि विद गन्स यू कैन किल द टेररिस्ट बट विद एजुकेशन यू कैन किल द टेररिज्म, राइट। एंड नेल्सन मंडेला की एक कोट है जहाँ पर वो फोकस करते हैं एजुकेशन पर कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो अल्टीमेटली दोनों ही जो लीडर्स हैं या दोनों ही जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये एजुकेशन पर फोकस करती हैं कि किसी भी तरीके से सोसाइटी में किसी भी क्राइम को हटाना है, टेररिज्म को हटाना है, तो एजुकेशन ही तरीका है इसको बदलने का या बदलाव लाने का। सो आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।